हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, देश में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं आजकल। आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली या फिर किसी का मर्डर हुआ होगा, पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कारण था सरकार कह रहा हूँ, ससुराल ससुराल में उनको उनकी जो है प्रताड़ना होती थी, ठीक है, दहेज को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। बार बार अपने परिवार से वो बोल भी रही थी, इस बारे में बता भी रही थी, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में अपने जान से हाथ धो बैठी। ठीक है, तो होता क्यों है, सोसाइटी किस तरह से है। देखिए, पढ़ी लिखी थी, नोएडा की जो लड़की है वो तो पढ़ी लिखी थी, एमबीए ग्रेजुएट थी, लेकिन इन्फ्लुएंस हुई। वो अरेंज मैरिज करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लव मैरिज कर लें, मेरे कहने का मतलब, मैं आगे आपको बताता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि अरेंज मैरिज हुआ, सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन यही 5 महीने गुजरे, 2025 में ही शादी हुई थी और 5 महीने गुजरे हैं और फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, ठीक है, लड़कियां, आप लोग जो है खुद के लिए स्टैंड लीजिए और उसके लिए सशक्त बनिए, अपने पैरों पे खड़ी हुई। आप अगर इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंड रहेंगी तो आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगी। अगर आप किसी और पे डिपेंड रहेंगी पैसों के लिए तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहेंगी, नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ा बैरियर है ये। तो इसीलिए मन लगा कर पढ़िए और जो भी आपको करना पड़े इस तैयारी में, जितना भी अपने आप को झोंकना पड़े जॉब लेने के लिए, आप अपने आप को झोंकिए, ठीक है। और अपने आप को इतना काबिल, इतना सशक्त जरूर बनाइए कि किसी के भी डिसीजन से आप इन्फ्लुएंस ना हो और अपना साथ खुद दे सके, किसी और के भरोसे ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, एक से 50 तक। अब हम लोग 51 से 100 तक करेंगे उसके अगले वीडियो में। फिर 101 से 140 तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, ये है 68वीं बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त, ठीक है, यानी कि महालवारी सेटलमेंट सिस्टम की जो है शुरुआत की थी। तो किसने की थी बताइए, आप लोग जल्दी से बता दीजिए आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, बी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी। इसने क्या किया था कि जब अंग्रेज जो है टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाया करते थे, उसमें से महालवारी व्यवस्था जो है टैक्स लेने के लिए ही बनाया गया था। ये किसी भी किसान से या मतलब इंडिविजुअली नहीं वसूला जाता था, ये कलेक्टिवली वसूला जाता था, सामूहिक रूप से, और पूरे गांव से या फिर पूरे इलाका से, ठीक है। तो इसलिए इसको महाल कहा गया। महाल का मतलब इलाका या फिर गांव, ठीक है। तो महालवारी व्यवस्था इसलिए इसको कहा गया, ठीक। तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसका पूरा खाका जो है, खाका तैयार किया और 1822 में इसको कानूनी रूप से लागू किया गया था, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 1940 में विनोबा भावे, जो कि पहले व्यक्ति थे सत्याग्रह करने वाले, इंडिविजुअल सत्याग्रह करने वाले, वो उन्होंने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है खेरा जिले नाडियाद गुजरात से, या पवनार महाराष्ट्र से, या पुनपरा है वायलार केरल से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो इन्होंने बी ऑप्शन है, ठीक है, पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है बिना मतलब इंडियंस की अनुमति लिए या पूछे या कुछ भी, लोगों को यहाँ जो है भर्ती कर दिया युद्ध के लिए, ठीक है, और युद्ध पर भेज दिया था। तो इससे जो है महात्मा गांधी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो कि सब मिलके व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, इंडिविजुअली सत्याग्रह करो, अपने सवाल जो है देश से तुम इंडिविजुअली पूछो, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जो है उनको चुना गया और उन्होंने 11 अक्टूबर 1940 को जो है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बाकी जो दूसरे सत्याग्रही थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और तीसरे का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग सर्च करिए, जाके सर्च करिए, आपकी ये ड्यूटी रही, क्योंकि कभी कभी तीसरे सत्याग्रही कौन थे ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधार यानी मॉन्टफोर्ड जो यानी रिफॉर्म्स हुआ था उस पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने जो उदारवादी थे, ठीक है, जैसे सप्रू थे, जयकर थे या चिंतामणि थे, ये जो है कांग्रेस से अलग हो गए, टूट गए। उन्होंने फिर किसका गठन किया था? ठीक है, यही पूछा गया। तो आंसर है सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, तो 1918 में क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जब पेश किया तो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जो है इससे नाखुश थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो उदारवादी नरमपंथी थे, लिबरल्स थे, जो नेता थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि, वो सब जो थे इन सुधारों का समर्थन करना चाहते थे। तो विचारों में मतभेद हुआ, तो इस कारण जो है इन नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। 1919 में इन्होंने जाकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया। ठीक, तो याद रखिए कि अगर पूछ दे सवाल कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किन लोगों ने किया, नाम हो तो अब आराम से लगा सकते हैं या ईयर पूछ दे। ठीक है, तो 1919। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 54। 54 कहता है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो बताइए। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए? बिल्कुल नहीं, गलत है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए? एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए? बिल्कुल सही। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो का काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का जो मांग था उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, केवल बी। समझ गए? चलिए, कब आई थी कैबिनेट मिशन? 1946 में आई थी। ठीक है, 3 मंत्रियों का एक दल था, समझ गए, जो यहाँ भेजा गया और कैसे जो है सत्ता भारतीयों के हाथ में दी जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए, इसी के लिए भेजा गया था। और भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ढांचा कैसे तैयार हो, इसके लिए भेजा गया था। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर क्वेश्चन और कहता है ये कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। देखिए, सवाल में ही जवाब भी है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है कि बंगाल हमको दे दो, हम तुमको बिहार दे देंगे। मतलब कि बिहार मेरे पास है तभी तो मैं तुमको बिहार दूंगा। तो बैरम खां के पास तो बिहार होगा नहीं, बहादुर शाह के पास तो बिहार होगा नहीं, तो इन दोनों को तो पहले ही छांट दीजिए। रह गया एक ए, समझ गए, शेर खान यानी शेरशाह सूरी। समझ गए? तो ये होगा आंसर ए। तो शेर खान, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक चतुर कूटनीतिक थे। जब मुगल सम्राट हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ रहे था, ठीक है, तब शेर खान ने हुमायूं के सामने यही संधि का प्रस्ताव रखा था। उसका मकसद था कि हुमायूं को जो है झांसा में रखा जाए ताकि वो अपनी ताकत को और मजबूत करे। और बाद में इसी शेरशाह सूरी ने क्या किया, 1539 और 1540 चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत से तरीपार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर और कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पाला डायनेस्टी ने किया था, आपको याद ही होगा। अब उनमें से किन्होंने किया था बताइए जल्दी से। ए, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो बिहार के भागलपुर जिले में है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश यानी पाला डायनेस्टी के महान शासक राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में की थी। ठीक, तो आप लोग बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ऑप्शन दो, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय या बता दीजिए इन्हीं में से, इन्हीं दो में से आप बताइए। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल पूछा है तो जाहिर सी बात है कि कोई अंग्रेज ही होगा। यहाँ पे तीनों नाम अंग्रेजी ही है, तो आप बताइए इनमें से कौन? सर जेम्स डेविड स्फीटन। ठीक, तो जब 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसके तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। तब ब्रिटिश काल में बिहार के पहले गवर्नर, ठीक, सर जेम्स डेविड स्फीटन, ठीक है, बने थे। अगर आज़ाद भारत के बारे में पूछता कि 1947 के पहले राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर क्या होता बताइए? तो उत्तर होता जयराम दास दौलतराम। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? कोई बिहारी है, और सारे बिहारी के नाम ही यहाँ पे JP नारायण, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको क्या लगता है इनमें से कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे? ये बताइए अब आंसर। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस ऐतिहासिक किताब को लिखा था। चूंकि वे चंपारण सत्याग्रह यानी 1917 के समय से ही गांधी जी के साथ बिहार में बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी के बिहार दौरों, आंदोलन और उनके साथ जुड़े अपने जो याद थी उसको इस किताब में सही संजोया है। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो पढ़िए किताब। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है, बता दीजिए। तो उत्तर है पादरी की हवेली। ठीक, तो पटना सिटी में ही स्थित है पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च भी कहा जाता है अब। तो बिहार का सबसे पुराना चर्च है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1713 में कैपुचीन पादरियों द्वारा की गई थी। बाद में 1772 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इसे इसका आधुनिक और खूबसूरत रूप दिया गया। यह बिहार की एक ऐतिहासिक धरोहर है। बचाइए धरोहर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता, दादा मुनि, ठीक है, जाना जाता था, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बताइए। भागलपुर में हुआ था। ठीक है, तो आंसर है बी। भारतीय सिनेमा के दादा मुनि कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार, जिनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। वे मशहूर गायक किशोर कुमार के बड़े भाई और उनका परिवार भागलपुर में ही रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 61 और कहता है 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? देखिए, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सिर्फ आंसर देखेंगे और बात खत्म। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हम देंगे। ठीक, तो बताइए किस मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? बताइए। 40, 233, 576? 576। तो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया के तहत देश की उन मौलिक भाषाओं और बोलियों का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की गई जो लोग घरों में बोलते हैं, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महासर्वे के तहत भारत की कुल 576 मातृभाषाओं का दस्तावेजीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है, बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 और कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए कैश मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है?
बताइए। किरीट पारिख समिति, ठीक है, बी। तो भारत सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जैसे पीएनजी, सीएनजी की कीमतों को तय करने के फॉर्मूले में सुधार किए। किरीट पारिख की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि गैस की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से धीरे धीरे मुक्त करके पूरी तरह बाजार यानी मार्केट के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, और कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक यानी 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी से सम्मानित नहीं किया गया था? नहीं किया गया था पूछ रहा है, तो इन तीनों को किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ई। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों के तहत सूरत, भोपाल और नवी मुंबई, इन तीनों जो शहर हैं, इन सभी को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर जो है उसका खिताब मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, और कहता है 65 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोली पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? बताइए जल्दी से। सही उत्तर है ईटानगर, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? बताइए। हिमाचली याक। ठीक, ए। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए। श्रीनगर, ए। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? बताइए। आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कहता है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया सी, सुखना झील, चंडीगढ़। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? बताइए। सितंबर। क्या ही बताइएगा, थोड़ी ये पता होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो इसका नाम था मिंगटियन। ठीक है, सी। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? मौना लोआ। ठीक है, बी। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है शेहान करुणा तिलक, सी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो थीम थी अंतरिक्ष और औरतें, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अंतरिक्ष और निरंतरता या अंतरिक्ष में औरतें? आई थिंक ये ही इसका जो है सही आंसर है, अंतरिक्ष में औरतें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, और कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन सफलता का दावा किया था? बताइए। ए, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलिंस डिक्शनरी
का वर्ड ऑफ द ईयर, देखिए कोई वर्ड ऑफ द ईयर आया हो 2026 में तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है, किस डिक्शनरी का है और कौन सा वर्ड है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो ये वर्ड था परमा क्राइसिस, ए। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन यानी IDRA का शुभारंभ किया, बताइए। स्पेन, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोनशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया, ये था जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, कौन था वो? जाक्सा, जापान का ही, ठीक है। सी, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस, देखा होगा जिन्होंने भी मूवी ऑप्टिमस प्राइम के बारे में याद होगा, तो ऑप्टिमस नाम है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो बनाया गया है सी, कादिराबाद, दरभंगा। यहाँ पे देखिए एकदम कंफ्यूज करने के लिए आपको तीनों में दरभंगा दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें एकदम माइन्यूटली आप याद रखेंगे, एकदम जगह का नाम भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? सही उत्तर था शिवहर, ए। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 83वां नंबर क्वेश्चन, 52 था, 100 में से 52, ठीक। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? सही उत्तर है ट्रैक साइकिलिंग, ठीक, बी। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित किया गया? 85 नंबर क्वेश्चन, सी, मिथिला मखाना को। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? इनमें से कोई नहीं, दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं, ठीक है। 2022 में मुजफ्फरपुर के लंगट सी कॉलेज की खगोलीय जो वेधशाला थी उसको यूनेस्को की संकट ग्रस्त धरोहर की अस्थायी संभावित सूची की चर्चाओं में रखा गया था, लेकिन उसे अंतिम रूप से मुख्य विश्व धरोहर सूची में नहीं शामिल किया गया, ठीक है। नालंदा और बोधगया जो है बहुत पहले से ही शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ठीक है, BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया? तो रैंक इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी में रखा गया था बिहार को, इसलिए उसको रैंक नहीं दिया गया था, ठीक। ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा, एकदम इस तरह से आपको तैयारी करनी है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये जरूर याद रखिएगा कि उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कहाँ स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और किसने स्टार्ट किया? तो बताइए आंसर, बी, राजगीर। देखिए अगले दिन क्या हुआ, गया और बोधगया में इसके अगले दिन 29 नवंबर को भी
उद्घाटन हुआ था। तो मुख्य जो पहला चरण की शुरुआत हुई थी वो राजगीर से हुई थी। ठीक है, तो बी ही होगा आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार करंट अफेयर्स थे, बिहार के करंट अफेयर्स और जो नेशनल करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल, वहाँ से भी आपको पूछे गए क्वेश्चन। तो आप देखिए कि क्या है स्टैंडर्ड, ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण, सर्वे, इन सब का क्या रोल है। ठीक, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया। दो चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2011 में कितना था, 11.3, बाद में कितना हो गया, 15.3। ठीक, तो इसका आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है अचौक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। ऐसे अटॉक भी कहते हैं, अटक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काबुल नदी से जुड़ती है, बी। थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। 91 नंबर का कि जब सिंधु नदी जो है इंडस रिवर्स पहाड़ों से उतरकर पाकिस्तान के अटक मैदान के पास पहुंचती है, तो पश्चिम अफगानिस्तान का जो पश्चिमी मतलब पार्ट है की तरफ बहकर आने वाली जो काबुल की नदी है, काबुल नदी है, इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रसिद्ध वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। बताइए, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ए, प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में बाघों की लगातार जो घटती हुई आबादी को रोकने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो है 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो दुनिया का सबसे सफल वन्य जीव अभियान माना जाता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षोभ मंडल, इसका इंग्लिश बताइए आप लोग। क्षोभ मंडल का इंग्लिश होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य ढूंढना है, तो पहला कथन देखते हैं, यह वायु की सबसे ऊपरी परत है। सही है क्या? नहीं। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। सही है क्या? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यही एक तो सही है, बाकी दोनों जो है गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसीलिए कथन एक जो है वो गलत है। इस परत में ऊपर जाने पर तापमान घटता है, बढ़ता नहीं, इसीलिए कथन बी भी गलत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी डेटा लिख लीजिएगा। तो अंतिम कथन जो है सी बिल्कुल सही है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। बताइए आप, पैंजिया से टूट के क्या बना दक्षिणी महाद्वीप? गोंडवाना लैंड, बी, ठीक है। तो लाखों साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा गया, ठीक है। जब पैंजिया 2 भागों में टूटा तो उसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो हमारा प्रायद्वीप, ये जो भारत है, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, ठीक। तो पृथ्वी के ग्लोब पर सबसे ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के पास की जमीनी जो जमीन है वो बर्फीला क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, और सबसे नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल के पास स्थित विशाल जो बर्फीले महाद्वीप है उसको अंटार्कटिका कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 96 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। देखिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा मिलती है, कितने किलोमीटर का है और कौन सी बाउंड्री है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाक स्ट्रेट भारत और किस देश के बीच है, ठीक है, मैकमोहन किसके, रेड क्लिफ किसके, ठीक, बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। भूटान के साथ, नेपाल के साथ, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अच्छे से पढ़िए। फिलहाल म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो बताइए। सही उत्तर है ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार देश। ठीक, इसके साथ हमारे 4 उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यही है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और सबसे नीचे मिजोरम। समझ गए। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, बताइए। इसका सही आंसर है ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के तट पर स्थित मन्नार की खाड़ी, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं इंग्लिश में, भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें 21 द्वीप शामिल हैं और यहाँ प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स व समुद्री गाय, ठीक है, डोगोंग, समुद्री गाय को इंग्लिश में डोगोंग कहते हैं, जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसका सही आंसर है ए, CWG। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन वैश्विक जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के गंगा के मैदानी इलाकों यानी उत्तर प्रदेश और बिहार को CWG कोड से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार यानी मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। ठीक है, तो इस तरह का गंगा का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक, ठीक है ना, मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, बताइए। इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील, बी। ठीक है, यानी 21.9, लगभग 22 किलोमीटर। ठीक है, सीधे सीधे 22 भी लिखा होता तो आप टिक मार सकते थे। ठीक है, 22 किलोमीटर लिखा होता तो मार सकते थे। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यानी UNCLOS के तहत किसी भी देश की मुख्य भूमि के तट से 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्रीय सागर यानी टेरिटोरियल सी कहलाता है। इस क्षेत्र के पानी और हवा पर देश का पूरा संप्रभु अधिकार होता है, यानी कि जो हमारा तटीय जो बाउंड्री है उससे 12 किलोमीटर तक हमारा ही क्षेत्र है। ठीक है, भारत का ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है 100 नंबर, और कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, तो बताइए। एक होगा नहीं, एक तो होगा ही नहीं, तो बताइए। जब एक नहीं है तो तीनों है, समझ गए। तो आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का अधिकांश गोंडवाना जो है कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल को देश का कोयला का हब कहा जाता है। इसके अलावा महानदी घाटी उड़ीसा में है और सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश झारखंड में है। इसको भी कोयला भंडारों से भरपूर माना जाता है। तो चूंकि तीनों सही है इसलिए डी आंसर होगा। ठीक है,
अब अगले वीडियो में हम लोग 101 से लेके 140 तक का सफ़र तय करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का। फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।